अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले टर्म माइक्रोबायोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास इसके 4 डिफरेंट इरा आ जाते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी इरा, उसके बाद ट्रांजिशन इरा, फिर गोल्डन इरा और लास्ट पे मॉडर्न इरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड्स को मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है और इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजो और वायरसेस आ जाते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की टर्म सबसे पहले लुइस पैस्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को 4 डिफरेंट इरा में डिवाइड किया गया है। डिस्कवरी इरा, ट्रांजिशन इरा, गोल्डन इरा और मॉडर्न इरा। सबसे पहले हम डिस्कवरी इरा देखते हैं। डिस्कवरी इरा को स्पॉन्टेनियस इरा भी कहा जाता है क्योंकि एरिस्टोटल और भी बहुत से साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मटेरियल से बने हैं। बेसिकली उन्हें लगता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से भी डेवलप हो सकते हैं और इसे स्पॉन्टेनियस इरा या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन इरा कहा जाता है, जिसमें यह बिलीव किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप हो सकते हैं। फिर इसके बाद एक्चुअल डिस्कवरी इरा रॉबर्ट हुक से स्टार्ट हुआ। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यू को डिस्कवर किया जिसे उन्होंने सेल कहा और इसे उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में भी पब्लिश किया जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि उन्होंने सेल को डिस्कवर किस तरह से किया। तो डिस्कवरी इरा रॉबर्ट हुक से स्टार्ट होता है और इसे फर्दर एंटोनी वॉन लेवनहुक ने कंटिन्यू किया। एंटोनी वॉन लेवनहुक एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। काफ़ी जगह पर लुइस पैस्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, लेकिन लुइस पैस्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है। एक्चुअल में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वन लेवनहुक है, क्योंकि ये वो पहले इंसान है जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्यूरेटली डिस्क्राइब और ऑब्जर्व किया और इसका नाम उन्होंने एनिमाल्क्यूज रखा, मतलब कि लिटिल एनिमल। और ये उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बना के उससे डिस्कवर किया। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वो माइक्रोस्कोप है जिससे इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। इस माइक्रोस्कोप में जब एंटोनी वन लेवनहुक ने चीज़ों को डिस्कवर किया तो उन्हें वहाँ पे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले जिसे उन्होंने एनिमाल्क्यूज कहा, मतलब कि लिटिल एनिमल। फिर इसके बाद एक्चुअल में ये साइंटिस्ट एक मर्चेंट थे, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादा टाइम माइक्रोस्कोप बनाने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में लगाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फिर डिस्कवरी इरा के बाद ट्रांजिशन इरा आया। ट्रांजिशन इरा में माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज किए। ट्रांजिशन इरा में 2 तरह के लोग थे, एक जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे बिलीव करते थे और दूसरे जो बायोजेनेसिस पे बिलीव करते थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप हो सकते हैं, और बायोजेनेसिस में साइंटिस्ट का ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग मटेरियल से ही डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन इरा में माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, माइक्रोस्कोप बने, लोगों ने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और ट्रांजिशन इरा से पहले माइक्रोस्कोप नहीं था, जिसकी वजह से लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते थे नेकेड आई की हेल्प से। लेकिन जब माइक्रोस्कोप बने तो लोगों ने कहना शुरू किया कि छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ट्रांजिशन इरा से पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, माइक्रोस्कोप बने, लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे क्वेश्चन राइज किए, जिसमें सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी ने अपनी एक थ्योरी बनाई। तो फ्रांसिस्को रेडी वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चैलेंज किया था एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिकेइंग मीट के पीस से किया था। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रांसिस्को ने 3 कंटेनर लिए और उसमें डिकेइंग मीट का पीस रख दिया। पहला कंटेनर उन्होंने ओपन रखा, सेकंड कंटेनर उन्होंने कॉर्क से सील कर दिया और थर्ड कंटेनर उन्होंने पीस से कवर किया। इस पीस में छोटे छोटे स्पोर्स थे, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती थी।
अब पहले लोग ये समझते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने डिकेइंग मीट के ऊपर ऐसा मीट जो कि परा परा ख़राब हो रहा है उसके ऊपर मैगोट्स की डेवलपमेंट देखी थी। मैगोट्स फ्लाई के लार्वा को कहते हैं। जो मक्खियाँ होती हैं उनकी लार्वा को, उनके एग सेल्स को मैगोट्स कहा जाता है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिकेइंग मीट के ऊपर मैगोट्स की डेवलपमेंट हो रही है, मतलब लाइफ जनरेट हो रही है, तब उन्होंने कहा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मीट नॉन लिविंग मटेरियल है और मैगोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए लोग ऐसा समझते थे। लेकिन फिर यहाँ पे फ्रांसिस्को रिट ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस प्रोसेस में उन्होंने 3 कंटेनर लिए। इन तीनों कंटेनर में मीट का पीस रख दिया। पहला कंटेनर उन्होंने ओपन रखा, दूसरे कंटेनर को कॉर्क से सील किया और तीसरे कंटेनर को क्लॉथ से कवर कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि जो ओपन कंटेनर है उसमें मैगोट्स की डेवलपमेंट हो गई है। जो कंटेनर उन्होंने कॉर्क से सील किया था उसमें कोई मैगोट्स की डेवलपमेंट नहीं हुई, और जो कंटेनर उन्होंने क्लॉथ से कवर किया था उसमें क्लॉथ के ऊपर मैगोट्स की डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन मीट के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो ओपन कंटेनर है उसमें फ्लाइज इजीली एंटर हो पा रही थी। जो मक्खियाँ वो कंटेनर में इजीली एंटर हो रही थी और वही मीट के ऊपर मैगोट्स की डेवलपमेंट कर रही थी। लेकिन जो कॉर्क सील कंटेनर था और जो कंटेनर उन्होंने क्लॉथ से कवर किया था उसमें मक्खियाँ एंटर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मैगोट्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी कि जो मैगोट्स की डेवलपमेंट है वो मीट के ऊपर खुद ब खुद नहीं हो रही, बल्कि फ्लाइज वो डेवलपमेंट करवा रही है। तो इस तरह से उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिसप्रूव किया था, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप किया जा सकता है। इसमें उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। मैगोट्स की डेवलपमेंट फ्लाइज की वजह से हो रही थी। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन नीदम। ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी के सपोर्टर थे। इनका ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप किया जा सकता है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क में मीट ब्रोथ लिया। मटन की जो ग्रेवी होती है उसे मीट ब्रोथ कहा जाता है। फिर उन्होंने इस फ्लास्क को हीट किया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर उन्होंने इस फ्लास्क को कवर किया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस फ्लास्क के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई है, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि नॉन लिविंग मटेरियल से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि उनका कहना था कि जब उन्होंने ब्रोथ को हीट किया था तो उस टाइम पे वो स्टेरलाइज हो गया था, उसके अंदर से सारे बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो गए थे, और फिर बाद में उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, जिससे जॉन नीडम ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मटेरियल से भी डेवलप हो सकते हैं। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, लज़ारो स्प्लेंज़ेनी। इन्होंने जॉन नीडम के एक्सपेरिमेंट को डिसप्रूव किया था। इनका ये कहना था कि जॉन नीडम के एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई चीज़ गलत हुई है, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसमें उन्होंने सेम एक फ्लास्क में मीट ब्रोथ लिया, मटन की ग्रेवी ली, लेकिन इसमें उन्होंने फ्लास्क को बॉईल करने से पहले कवर कर दिया, उसे सील पैक कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डेवलप नहीं हुए, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। इसे अब हम यहाँ थ्योरी से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लज़ारो स्प्लेंज़ेनी ने जॉन नीडम के एक्सपेरिमेंट को डिसप्रूव करने के लिए ये बात बताई कि एयर में जर्म्स होते हैं। अभी हमें तो पता है कि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये बात नहीं पता थी। तो लज़ारो स्प्लेंज़ेनी ने सबसे पहले ये बताया कि एयर में जर्म्स होते हैं, जिससे जॉन नीदम के एक्सपेरिमेंट में माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई थी। क्योंकि जब उन्होंने फ्लास्क को हीट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने उसे कवर नहीं किया था, जिसकी वजह से उसमें एयर एंटर हो गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए थे, इसलिए वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हुई थी। और जब लज़ारो स्प्लेंज़ेनी ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो इसमें उन्होंने फ्लास्क को पहले ही कवर कर दिया था, जिससे वहाँ पे कोई भी एयर एंटर नहीं हुई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हुए, और बाद में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। और उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। और इस तरह से फिर लज़ारो स्प्लेंज़ेनी ने अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज किया, और इस थ्योरी को बाद में लुईस पास्टर ने भी सपोर्ट किया। फिर ट्रांजिशन इरा के बाद नेक्स्ट गोल्डन इरा आया। गोल्डन इरा में माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई। इसमें माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत सी नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया।
ये इरा लुईस पेस्टर और रॉबर्ट कुक के काम से स्टार्ट हुआ और उनका खुद का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इस पीरियड में बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की रियल बिगनिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम लुईस पेस्टर की रिसर्च देखते हैं। लुईस पेस्टर वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया और इन्हें ऑफिशियली फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लुईस पेस्टर ने फाइनली स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किया। इसके अलावा लुईस पेस्टर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को भी प्रपोज करवाया और इन्हें थ्योरी ऑफ पेस्चराइजेशन की वजह से भी ज़्यादातर जाना जाता है। अब हम लुईस पेस्टर का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसके ऊपर से इस तरह से कर्व नेक थी। इसमें उन्होंने सेम मीट ब्रोथ लिया और इसे बॉईल कर लिया ताकि इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाए। फिर इसके बाद उन्होंने इस फ्लास्क को थोड़ी देर ठंडा होने दिया और कुछ देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। फिर उन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया, उसमें सेम उन्होंने मीट ब्रोथ डाला, उसे बॉईल किया ताकि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाए। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये जो कर्व नेक है उसको तोड़ दिया और कुछ देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है। अब पहले वाले फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इसमें जब यहाँ से एयर एंटर हुई थी, एयर के साथ जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए थे तो वो नीचे फ्लास्क तक मीट तक पहुँच नहीं पाए थे, वो यहाँ पे रुक गए थे, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई थी। लेकिन जब दूसरी दफ़ा उन्होंने फ्लास्क के नेक को तोड़ दिया तो ये फ्लास्क डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गई थी और इसमें एयर डायरेक्टली एंटर हो पाई थी, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई। तो इस तरह से फिर लुईस पेस्टर ने अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जॉन टिंडल ने हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया और हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इजीली हीट करने से किल हो जाते हैं, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली हीट करने से किल नहीं होते। इन्हें किल करने के लिए प्रोलॉन्ग बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग की ज़रूरत होती है। और ये किस तरह से होगी? पहले हम हीट करेंगे, फिर उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको दोबारा से हीट करेंगे, फिर दोबारा से उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनको किल किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट लॉर्ड जोसेफ लिस्टर है। इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि वाउंड इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकते हैं। जहाँ पे चोट लगती है, कट वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। और फिर इन्होंने मेथड भी बताया जिसमें एंटीसेप्टिक को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मेथड ऑपरेशन थिएटर में भी यूज़ किया जाता था ताकि सर्जरी के दौरान उस एरिया को स्टेरिलाइज रखा जा सके। फिर इसके बाद 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग थी। पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और इसे वंडर ड्रग भी कहा जाता था। इसके अलावा और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस की। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रिसर्चेस किए हैं उनके बारे में बताया। फिर इसके बाद लास्ट इरा मॉडर्न इरा, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। ये इरा 1970 से स्टार्ट हुआ है और इसमें बैक्टीरिया फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स वगैरह पे रिसर्चेस की जा रही हैं। और अब ये फील्ड इतनी एडवांस हो गई है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। इस इरा में सबसे पहले रोनाल्ड रोज ने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को डिस्कवर किया। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह मलेरिया डिजीज़ मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है। फिर इसके बाद रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी। इसमें रॉबर्ट कोच ने बताया कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जर्म या फिर बैक्टीरिया, मतलब कि एक स्पेसिफिक पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें इन्होंने एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा के पैथोजेंस भी डिस्कवर किए। अगर आपको इन डिजीज़ का नहीं पता तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद वेस्टर्न और ग्रीक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया। इसमें इन्होंने डीएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर इसके बाद प्रेशर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया और अब तक ये रिसर्चेस चल रही है। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की इवॉल्विंग फील्ड है। इसमें अभी भी रिसर्चेस चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कंटिन्यू रहेगी और इसमें डिफरेंट रिसर्चेस होती रहेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा है।
इसमें हमने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखी है। माइक्रोबायोलॉजी हम सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को 4 इरा में डिवाइड किया जाता है। डिस्कवरी इरा, ट्रांजिशन इरा, गोल्डन इरा और मॉडर्न इरा। इसमें हमने देखा है किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इरा में रिसर्चेस की, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और नई नई चीज़ें ऑब्जर्व की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।